डेड बॉडी के 2 अंगूठे बांध दिए जाते हैं। हाँ कि अब यहाँ से कुछ अंदर नहीं जा सके। आखिर में जैसे उन्होंने करके लंबी सी सांस ली, एकदम एक ऑरेंज सी रोशनी उनके सर के ऊपर फॉर्म हुई। और ये आपने देखा? और ये मैंने देखा और लोगों ने भी देखा, जो मेरी उनकी फैमिली ने भी देखा। और अचानक से वो बुझ गई, बंद हो गई। जब हम रात को सोते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम अगले दिन नहीं उठेंगे। अगर आप देखें जिसकी भी डेथ हुई हो, वो आपको ये नहीं कहेगा मेरी डेथ होने वाली है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा को पता होगा। तो कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं जैसे जब मैं चला जाऊंगा तो तुम ऐसे करना। एक बेचैनी, एक एंग्जाइटी हो जाती है ऐसे लोगों में जिन लोगों की डेथ होने वाली होती है। दुनिया छोड़ते वक्त बहुत डर लगता है। वो चिल्लाने लग जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे नहीं जाना। काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग ये कह देते हैं कि मेरे मुंह पे तुलसी रख दो, या आप ये पढ़ना शुरू कर दो, गीता का पाठ करना शुरू कर दो। अब इन लोगों ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। वो मेरा घर है, मैंने बनाया है, बिल्कुल मैं नहीं छोड़। गन शॉट से मारा गया था, उसका बर्थ मार्क था यहाँ पे। शी हैड अ बर्थ मार्क ऑफ अ बुलेट। मौत, मृत्यु इस जीवन का सबसे बड़ा सच है, लेकिन ये उतना ही रहस्यमयी है और उतना ही ज्यादा हम सबके लिए चर्चा का विषय तब होता है जब हम ये समझ ही नहीं पाते कि जिसकी डेथ हो रही है उसके साथ क्या हो रहा है। हम ये समझ ही नहीं पाते जब कि वो महसूस क्या कर रहा है, और वो हमें बताने की भी कोशिश करता है और हम समझ नहीं पाते। क्या ये सारी चीजें पहले से डिसाइडेड है? किसकी डेथ कैसे होगी, कैसे वो सरवाइव करेगा उस वक्त पर जब उसकी डेथ हो रही होगी, और डेथ के बाद क्या होगा? मैं इन सारी चीजों को समझना चाहता हूं, और इसीलिए मैं आया हूं डॉक्टर मनमीत के पास, जो कि डेथ स्पेशलिस्ट हैं। और इस पूरे इंडिया में, बल्कि मैं कहूंगा इस दुनिया में शायद बहुत कम लोग हैं जो डेथ को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। डॉक्टर मनमीत, एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। क्योंकि डेथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी बात है जिसके बारे में सब जानकर भी अनजान है। किसी को नहीं पता कि कब किसके साथ क्या होगा, और ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। मैं डेथ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, मौत के बारे में बात करना चाहता हूँ कि किसी की भी डेथ होने से पहले क्या उसे, क्योंकि ये कहते हैं कि वो दूसरी दुनिया से कनेक्ट करने लगता है, उसे दूसरी दुनिया से ऐसे मैसेजेस मिलने लगते हैं, मैं मैसेज बोलूँ या अलर्ट, कि अब उसके जाने का समय आ गया है। तो ये क्या है और कैसे होता है ये? एज ए डेथ स्पेशलिस्ट, सबसे पहली बात जो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी वो ये है कि डेथ एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। डेथ ऐसा है जैसे एक दिन खत्म हो रहा है और अगला दिन होगा। जब हम रात को सोते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम अगले दिन नहीं उठेंगे। तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, और हम सब ने किसी ना किसी को खोया है जो हमारा करीबी होगा। आई लॉस्ट माई मदर इन 2011, और वहाँ से मेरी ये जर्नी डेथ को लेके शुरू हुई, बिकॉज मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा शौक था। व्हेन माई मदर पास्ड ओवर, तो मेरे को बहुत क्यूरोसिटी थी कि क्या हुआ होगा, क्या उनको पता था, क्या हमारे पास कोई साइंस थे, डेथ से पहले क्या होता है। जैसा आपने कहा कि दूसरी दुनिया हमसे कनेक्ट करती है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहली बात कि जिस इंसान की डेथ होने वाली होती है, वो इंसान को 3 या 4 महीने पहले से मैसेजेस आने लग जाते हैं। 3-4 महीने पहले से उनको पता चल जाता है। अब किस पार्ट को पता चलता है? उनकी सोल को पता चलता है, उनके अंतर मन को पता चलता है, लेकिन उनका माइंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप देखें जिसकी भी डेथ हुई हो, वो आपको ये नहीं कहेगा मेरी डेथ होने वाली है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा को पता होगा। तो कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं जैसे जब मैं चला जाऊंगा तो तुम ऐसे करना, और दूसरे लोग सोचेंगे ये अजीब सी बातें क्यों, प्लानिंग करने लगता है मेरे बाद। बहुत सारे लोग कहेंगे यही दिवाली अच्छे से मना लो, क्या पता अब अगली दिवाली हो। और कई लोग अनजाने में ये बात कह जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में उनके ये बात आ जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये लोगों को 3 से 4 महीने पहले से जो है आभास होने लग जाता है।
कुछ लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग प्रिपेयर्ड होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। दूसरी दुनिया की जहाँ तक बात है, ऐसे लोगों को जिनकी डेथ होने वाली होती है, उनको सपने आने लग जाते हैं। उनको बार बार अपना बचपन याद आता है, उनको अपने पेरेंट्स के सपने, ग्रैंड पेरेंट्स के सपने। कुछ लोगों को जो उनकी ख्वाहिशें होती हैं जो पूरी नहीं हुई, सडनली उनको अर्जेंसी होती है कि वो ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। जैसे मेरे एक क्लाइंट थे, उनके बेटे की शादी नहीं हुई थी। बेटा 27 साल का था और उनको काफ़ी चाह थी, लेकिन 27 साल में आजकल लोग वेट भी कर लेते हैं शादी का। लेकिन अचानक से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इसकी शादी कर दो, इसकी शादी होनी चाहिए। तो मेरे पास वो चार्ट लेके आए कि मेरे बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही। तो मैंने जो भी बताना था वो बताया। मैंने कहा लेकिन आपको इतनी जल्दी क्यों है? कहते पता नहीं, मुझे अब पिछले कुछ महीनों से बहुत जल्दी हो गई है। और उसी के 2 हफ्तों के बाद उनको कैंसर हो गया और कुछ ही हफ्तों में वो चल बसे। उनके बेटे की तब तक शादी नहीं हुई थी, एंड तक भी। अब वो इस बात को लेके, इस डिजायर को जो अनफुलफिल्ड रह गई थी लेके पास ओवर हो गए। अधूरी ख्वाहिश है ना। तो अब कमिंग बैक टू कि लोगों को कैसे आभास होता है, उनको सपने आने लगते हैं, उनको कुछ चीज़ों की जल्दी होने लगती है, उनको कहीं ना कहीं दिखने लग जाता है कि शायद अगली दिवाली, अगली होली वो नहीं होंगे। उनको एकदम बेचैनी सी होती है अपने रिश्तों को सहेज के, समेट के रखने की। कुछ लोगों को 4 धाम जाने की जल्दी हो जाती है। वो कहने लग जाते हैं हमें जाना है, हमें जाना है। ऐसा नहीं कहते कि हम नहीं रहेंगे इसलिए हमको जाना है, बट पता नहीं क्यों, लेकिन अब हमको जाना है। उनकी सोल उनको कह रही होती है कि जाओ। और कुछ लोगों को धार्मिक मंदिरों में जाने की, कुछ लोगों को अपने रिश्तेदारों से मिलने की। तो जो लोग स्पेशली आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनको सडनली लगने लग जाता है कि हमें इंडिया में वापस आना है, हमें रीलोकेट करना है, या हम कुछ महीनों के लिए वहाँ पे टाइम बिता दें। तो बहुत सारे साइंस होते हैं तुषार, जिसमें अगर एक इंसान थोड़ा ध्यान से देखे तो जिंदगी हमें साइंस देती है। कहते हैं कुदरत हमें सब कुछ बताती है, हम समझ नहीं पाते, हम उसको डिकोड नहीं कर पाते, या हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो अंदर से एक डर जिसको कहो, एक बेचैनी, एक एंग्जाइटी हो जाती है ऐसे लोगों में जिन लोगों की डेथ होने वाली होती है। कुछ लोग तो कह भी देते हैं कि शायद हम नहीं बहुत दिनों तक रहेंगे। लास्ट के कुछ महीनों में ये क्लियर हो जाता है। अच्छा, कुछ दिन पहले की मैं अगर बात करूं, जैसे किसी की डेथ, और नेचुरल डेथ की मैं खास तौर पर बात करता हूं, किसी की डेथ मान लीजिए 3 दिन बाद होनी है, कोई वेंटिलेटर पर है या किसी को कैंसर है, तो ऐसे टाइम पर क्या 2-3 दिन पहले उसके साथ कुछ घटनाएं घटने लगती हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे भी जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या फिर जो मेरे फादर थे, जब उनकी डेथ हुई उससे पहले वो बताने लगे कि देखो मतलब मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे दूसरी दुनिया के लोग दिख रहे हैं। मेरी दादी ने मुझे हमें ये बताया था कि कुछ लोग उन्हें लेने के लिए आए हैं। तो क्या ये सब सच होता है? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि एंड टाइम है, शायद उनका ब्रेन ज़्यादा इमेजिन कर रहा है, इल्यूजन हो रहा है, बट ये क्या फैक्ट होती हैं सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें बिल्कुल फैक्ट होती हैं। होता क्या है कि एक इंसान को दुनिया छोड़ते वक्त बहुत डर लगता है। 99% लोगों को बहुत डर लगता है। 1% वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सिद्धियाँ पाली होती हैं और जो ज़िंदगी भर मेडिटेशन में रहे होते हैं, उनको डर नहीं लगता। इनफैक्ट आपको बहुत ही सरप्राइज होगा, एज अ डेथ स्पेशलिस्ट मैं रेकमेंड भी करती हूँ और मैं सिखाती भी हूँ कि हमें 60 के बाद अपने आप को डेथ के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। तो डेथ की क्लासेस होती हैं, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर डेथ, और कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस उसका सबसे बड़ा पार्ट होती है कि जब डेथ आए तो हम डरे नहीं। फिलहाल जब इस बारे में बात करते हैं कि जब किसी की डेथ होने वाली होती है, कुछ घंटे पहले या 1-2 दिन पहले उनको अपने पूर्वज दिखाई देने लग जाते हैं। क्योंकि उस इंसान को इतना डर लग रहा होता है, वो कहने लग जाता है, अंदर से सोचने लग जाता है कि अगर मैं जाऊं तो मेरे को दूसरी तरफ जाके क्या होगा। वो सोच ये रहा होता है, लेकिन घर वाले सोच रहे होते हैं कि वो कुछ कहना चाहता है। हाँ, वो कभी कभी कुछ लोग कहना भी चाहते हैं, लेकिन 70% वो इंसान ये सोच रहा होता है कि हम कैसे पार करेंगे, पार करके अंधेरा होगा, खाई होगी, क्या होगा, यमदूत आएंगे, कैसे होगा। वो जो घंटे होते हैं उसमें हमारे पूर्वज और हमारे अच्छे किए गए कर्म हमें एंजल्स की तरह, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एंजल्स, भगवान, सब लोग आके हमें कंफर्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसी चीज़ों को देख के एकदम डिनायल में आ जाते हैं। वो चिल्लाने लग जाते हैं, नहीं नहीं
ऐसा नहीं हो सकता, हाँ। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे नहीं जाना। ऐसे लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होते। लेकिन ये लोग जब हमारे पास आते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ कंफर्ट होता है। आपने देखा होगा जो लोग जिनकी डेथ जो बिल्कुल ही अब लास्ट स्टेज पे हैं, बेड पे हैं, वो कहने लग जाते हैं कि मम्मी पापा, वो कुछ बहकी बहकी बातें करते हैं, बहकी बहकी वो बातें हमारे करेंगे। लिए बहकी बहकी हैं। बिल्कुल। उनको वो सब दुनिया में दिख रहा होता है। वो उनका धीरे धीरे, जैसे हम शॉर्ट्स को ब्लर कर देते हैं, वैसे उनकी ये दुनिया ब्लर होने लग जाती है। कुछ को तो दिखाई भी नहीं देता, ऐसे ब्लर दिखाई देता है। हाँ। और वो जो चीजें होती हैं वो सामने से आती हैं। ऐसे में हमें कभी भी पेशेंट के बेड के पैरों के पास, जहाँ पेशेंट के पैर है, वहाँ नहीं खड़े होना चाहिए। वो जगह को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा जब निकले तो वो बिल्कुल एक फ्री तरीके से निकले। तो कहते हैं कि दोनों तरफ लोगों को होना चाहिए। सो एज ए डेथ स्पेशलिस्ट मैं हमेशा बताती हूँ टर्मिनली इल लोगों को कि आप अपने पेशेंट के दोनों तरफ खड़े रहिए और जितना उनको सहला सकते हैं उतना सहलाइए। तो उनको अपने पूर्वज, ये एंजल्स दिखते हैं और उनको बहुत सेंस ऑफ कंफर्ट लगता है। वो उसको ये कहते हैं हम तुम्हें लेने आए हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग, जैसे कि काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग ये कह देते हैं कि मेरे मुंह पे तुलसी रख दो, या आप ये पढ़ना शुरू कर दो, गीता का पाठ करना शुरू कर दो। अब इन लोगों ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। लेकिन कुछ लोग तैयारी शुरू ही नहीं करते और बहुत एब्रप्ट तरीके से जब कोई कहता है कि हम आपको लेने आ रहे हैं, तो वो लोग सोचने लग जाते हैं हमारी ये ख्वाहिशें तो रहेगी, हमारे ये सपने तो रहेंगे, माया में रह जाते हैं। और कई लोग रिवेंज में रह जाते हैं। कई लोग कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, और मैं चला भी गया तो इसको नहीं छोड़ूंगा। या मैं अपने घर को क्यों छोड़ूं, वो मेरा घर है, मैंने बनाया है, बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सोल्स जो होती हैं वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती और बहुत पेनफुल तरीके से जाती हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं। एक ये जो एक्सेप्ट कर लेते हैं और भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं, उनकी डेथ आसानी से हो जाती है। अब आए हम तीसरी टाइप की डेथ पे, जो होती है ट्रॉमेटिक डेथ या रोड एक्सीडेंट में हो गई, अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु, हाँ अकाल मृत्यु, सुसाइड पे नहीं आएंगे, अकाल मृत्यु पे आएंगे। और अकाल मृत्यु में तो इतना टाइम नहीं होता, आपके पास कुछ ही सेकंड होते हैं। उस सेकंड में जो आपकी चेतना है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, आप वही चेतना लेके अगले जन्म में पैदा होंगे। जैसे कि मैंने देखा है कि एक लेडी जिसको गन शॉट से मारा गया था, उसका बर्थ मार्क था यहाँ पे। शी हैड अ बर्थ मार्क ऑफ अ बुलेट व्हेन शी वाज बॉर्न। और जब वो पैदा हुई, वो बिल्कुल एग्रेसिव तरीके से पैदा हुई, चीख चीख के पैदा हुई, ऐसे ही जैसे वो मरी होगी। और आज भी उसको लगता है कि दुनिया मेरे अगेंस्ट है, और क्योंकि वो यहाँ पे वूंड लेके मरी है, उसको बर्दाश्त नहीं था इवन एज अ स्मॉल चाइल्ड कि उसके सिर के ऊपर कोई हाथ रखे, उसकी तेल मालिश करे, उसको ऐसे ऐसे करे। उसको लगता था बिल्कुल, वो एकदम ट्रिगर हो जाती थी। तो ये जो चेतना में अकाल मृत्यु वाले लोग मरते हैं, कि कोई ऐसे मरा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके पेट में कुछ चला गया, तो वो एरिया सेंसिटिव रह जाता है अगले जन्म में, और वो एरिया को कोई, वो जो लोग होते हैं लास्ट के 2-3 सेकंड में, फिर भी हमें मौका होता है कि हम एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अगर हम नहीं करें, कंफ्यूजन में चले जाएं, तो फिर हम लाइट में बहुत जल्दी क्रॉस नहीं करते। अकाल मृत्यु क्या प्री डिसाइडेड है? क्योंकि कहते हैं हर एक की जिंदगी में मृत्यु का समय तय है, जब आएगी मौत तब आएगी। क्या अकाल मृत्यु, क्योंकि अकाल है जिसका समय तय नहीं, तो क्या ये भी प्री डिसाइडेड होती है कि आपकी डेथ ऐसे होगी? ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारी मृत्यु डिसाइडेड नहीं होती। हमारी मृत्यु के लिए 3 एग्जिट पॉइंट होते हैं जो हमारी सोल को पता होते हैं। तो जब भी मैं किसी की मीडियमशिप करती हूँ, मैं बताती हूँ ये एग्जिट पॉइंट नंबर 1 से गए, ये 2 से गए, ये 3 से गए। तो कभी कभी एग्जिट पॉइंट नंबर 1 क्या होता है कि सोल को लगता है कि हमारा तो काम नहीं बन पाएगा, हम जिस पर्पस के लिए आए थे वो तो नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल, कोई यहाँ पे आध्यात्म का काम करने आया है, दूसरों की सेवा करने आया है, लेकिन वो ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। वो उसी विक्टिमहुड में चला गया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ रेप हो गया, मेरे साथ अब्यूज हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, और ऐसे ही उसने अपनी जीवन जी लिया, और उसके अंदर वो कभी भावना ही नहीं आ पाई कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। अब इस सोल को 25 या 30 साल में रियलाइज हो गया कि ये जन्म तो वो नहीं है जिसमें मैं अपना पर्पस पूरा कर सकता हूँ। तो वो कभी कोविड का सहारा लेके, कभी कोई और सहारा लेके, जो पोर्टल खुलेगा, कोविड के टाइम पे पूरी दुनिया का पोर्टल खुला था,
बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना सोल पर्पस मीट नहीं किया वो इस खुले पोर्टल में बिना बात के निकल गए। इनफैक्ट उनके घर वाले ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं इसकी मौत कैसे हो गई। कईयों को तो कोविड था भी नहीं और कईयों को एक ही दिन में होके नेक्स्ट डे ऐसे भी थे जो बिल्कुल ठीक थे और अचानक से उनकी डेथ हो गई। ये वो लोग हैं जिनके सोल को समझ आ गई थी कि उनका लाइफ पर्पस नहीं मीट होने वाला। तो ये हुआ एग्जिट पॉइंट नंबर 1। एग्जिट पॉइंट नंबर 2, अगर आप एक बार मौत को चकमा दे देते हो, सपोज आपका एग्जिट पॉइंट नंबर 1 35 पे आना है, एग्जिट पॉइंट नंबर 2 40 to 45 में आना है और 3 70 to 75 में आना है, तो 40 to 45 में आपके साथ कुछ ड्रास्टिक चीजें, ट्रैजिक चीजें, सडन चीजें, खतरनाक चीजें हो सकती हैं। ऐसे में आपका सोल फिर डिसाइड करेगा क्या मैं निकल जाऊं या बाकी के 30 साल जीने में कोई फायदा है। अगर उसको लगेगा नहीं मैं ट्रैक पे हूं, मैं कर सकता हूं, तो वो उस बीमारी को या उस एक्सीडेंट को ओवरकम कर लेगा। नियर डेथ एक्सपीरियंस तो एक बहुत स्ट्रांग बात है, लेकिन आप जानते हैं ऐसे लोगों को जिनको एक्सट्रीम वायरल कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी को कोविड ही हो गया, लेकिन वो जैसे कहते हैं मौत के मुंह से बाहर निकल आना, बिल्कुल वो पॉइंट 2 होता है। विल पावर पे कई बार डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि ये पेशेंट कोमा में है, अगर ये खुद विल पावर अच्छी रखता होगा, जीना चाहेगा तो वो जीत लेगा। हाँ, तो ये होता है एग्जिट पॉइंट नंबर 2 और 3 में तो होनी ही है। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट की मौत लिखी होती है, उसकी डेट लिखी होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी सोल के पास चॉइस होती है। सो एज अ डेथ स्पेशलिस्ट जब मैं लोगों को कंसल्ट करती हूँ, जब वो मेरे पास मीडियमशिप के लिए आते हैं कि ये क्यों चले गए, तो मैं उनको बताती हूँ ये इनका एग्जैक्ट पॉइंट नंबर 2 था, इनको ऐसा लगा होगा, फिर वो कहते हैं हाँ ऐसा लगा था। तो ये जो होते हैं लोग, तो अकाल मृत्यु लिखी हुई होती है? नहीं, अकाल मृत्यु चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3 इनमें से कुछ भी हो सकती है। लेकिन जिस वक्त किसी की भी डेथ होती है, मेरा सवाल ये है कि क्या डेथ पेनफुल है? जिस वक्त कोई उस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो क्या वो एक पेन को महसूस कर रहा है? क्या उसको दर्द होता है? जब कोई प्राण शरीर त्यागता है तो क्या उसको दर्द होता है? और प्राण कैसे निकलते हैं शरीर से? क्योंकि ये भी एक बहुत इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं। तो क्या शरीर के किसी हिस्से से प्राण निकलते हैं? कैसे होता है जिस वक्त किसी की डेथ होती है? जब डेथ होने वाली होती है, डेथ आप ऐसे सोचिए कि आपको किसी ने एकदम एक कमरे से दूसरे कमरे में अचानक से धक्का दे दिया। अब आपको 1 सेकंड के लिए लगेगा कि कुछ हुआ, एंड दैट्स इट। आफ्टर दैट आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैं धीरे धीरे ऊपर फ्लोट कर रहा हूँ और अब मुझे ये सारा सीन दिखाई दे रहा है। मेरे बेटी यहाँ है, मेरे हस्बैंड यहाँ है, मेरा बच्चा यहाँ है, मेरी माँ यहाँ है और मैं यहाँ पे, मेरी एक बॉडी है जो लेटी हुई है। तो तुरंत प्राण निकलने के बाद आप उसी कमरे में उनके साथ मौजूद होते हैं और आप देख रहे हो और आप अपनी डेड बॉडी को देख रहे हैं। लेकिन असली में खुशी की बात यह है कि जैसे ही प्राण निकलते हैं तो आपकी इमोशंस जो हैं वो इस दुनिया की फियर वाली इमोशंस नहीं रहती। वो एक अबव लेवल की 5th डायमेंशन की फीलिंग होती है, जिसमें आप जैसे मूवी देख रहे हैं। हो सकता है आपको थोड़ा रोना आ जाए, लेकिन आपको पता है कि आप मूवी देख रहे हैं। ये एक मोह माया है। आप अपने सामने सबको रोते हुए देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप देख रहे हैं कि ये हो रहा है, अच्छा, लेकिन आप डिटैच्ड हैं। आप उससे डिटैच्ड हैं। अब आई बात कि प्राण कैसे निकलते हैं। हमारे 7 चक्रास हैं ना, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, 3rd आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। इनमें से किसी भी चक्रा से आपके प्राण निकल सकते हैं। इस पे तो हम एक और पॉडकास्ट करेंगे कि किसके कैसे कर्म होते हैं तो किस चक्रा से मौत होती है। हाँ, ये भी प्री डिसाइडेड है। बिल्कुल, ये नहीं, ये इंसान के कर्म पे डिपेंड करता है कि वो उसके प्राण कहाँ से निकलेंगे। ठीक है। अब कहते हैं कि जिनके क्राउन चक्रा से प्राण निकलते हैं, है ना, वो बहुत लकी होते हैं क्योंकि उनका क्राउन चक्रा खुला होता है। वो सीधा जिसे कहते हैं मोक्ष की तरफ जाते हैं। ठीक है। ज्यादातर लोगों के प्राण जो है मूलाधार से निकलते हैं। है ना, तो वो कुछ एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन या फिशेस एक्सक्रीट कर देते हैं उस टाइम पे। तो आप देखेंगे डेड बॉडी के 2 अंगूठे बांध दिए जाते हैं। हाँ, कि अब यहाँ से कुछ अंदर नहीं जा सके। क्या अंदर जा सकता है? आत्मा। तो वो बंद कर देते हैं, पोर्टल्स बंद कर देते हैं, नाक के बंद कर देते हैं, कान के बंद कर देते हैं, मुंह का बंद कर देते हैं, है ना, ऐसे सिर को भी थोड़ा कवर कर देते हैं, है ना, नाभि को वो कर देते हैं। तो क्यों करते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कि यहाँ से खून आएगा, यहाँ से कुछ एक्सक्रीट होगा, लेकिन हम उसको स्पिरिचुअली कहते हैं कि आपने सारे एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए ताकि इस बॉडी को कोई और आत्मा
ना पोजेस कर ले। ओके। तो जब डेथ के हम बहुत पास होते हैं, तो शायद याद है मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि बहुत एंटिटीज भी वहाँ पे होती हैं। तो आपको क्या लगता है वो सिर्फ पोर्टल का वेट कर रही हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी वेट कर रही है कि इसकी सोल सोचे कि मैं मरने वाला हूँ और मैं पहले ही चेकआउट हो जाता हूँ, जैसे ही चेकआउट हो मैं चेक इन हो जाऊँ। ओके। कई लोग मौत के मुंह से भी वापस आते हैं। हाँ बिल्कुल। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर एकदम उनकी आत्मा निकल के कोई और आत्मा आ जाती है, और कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो 2 सेकंड के लिए डेड हो गए थे, अब ये वापस आ गए हैं। वाओ, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने पढ़े भी हैं, मैंने भी सुने हैं, बल्कि मेरे कुछ रिलेटिव्स में भी ऐसे हैं जो जिनकी डेथ हो गई, कुछ घंटे तक सब रो रहे हैं घर में और अचानक से वो जिंदा हो गए। और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज वो अचानक नहीं है, उसके अंदर एक और सोल आई है। तो जो वो बंदा जिंदा होता है उसके पिछले बंदे के साथ कुछ मैच नहीं करेगा। अगर पिछला बंदा घर का खाना खाता था तो हो सकता है ये पर्सन कहे कि मुझे बर्गर खाना है। अगर पिछला बंदा बहुत गुस्से वाला था तो हो सकता है ये बंदा बहुत शांत हो, क्योंकि आत्माएं सब जगह हैं, वो वेट कर रही हैं। तो ये डेथ के टाइम की बात है। तो वो फटाफट बंद कर देते हैं सारे पॉइंट्स कि किसी भी पॉइंट से आत्मा अंदर ना घुसे। अब किस चक्र से आत्मा निकलती है? ज्यादातर मूलाधार चक्र से निकलती है, नहीं तो स्वादिष्टान से निकलती है। जिस भी चक्र से निकलेगी वहां पे आपको एक ब्लीडिंग की लाइन दिखाई देगी। मैंने एक केस देखा था जहाँ पे एक कैंसर की लेडी थी, 66 years old, who was dying। उन्होंने मुझे लास्ट मिनट पे एज अ डेथ स्पेशलिस्ट बुलाया था कि उनकी फैमिली ने कि कुछ आप कंफर्ट कर सकते हैं जैसे भी। तो वहाँ पे जब मैं गई और मेरे सामने ही उन्होंने अपनी प्राण त्यागे जी। और आखिर में जैसे उन्होंने करके लंबी सी सांस ली, एकदम एक ऑरेंज सी रोशनी उनके सर के ऊपर फॉर्म हुई। और ये आपने देखा? और ये मैंने देखा और लोगों ने भी देखा, जो मेरी उनकी फैमिली ने भी देखा। और अचानक से वो बुझ गई, बंद हो गई, मतलब थी और फिर नहीं थी। वो जो बॉडी की एनर्जी थी, हाँ, आत्मा जो थी, हाँ, आत्मा दिखी उनकी आत्मा। वो बहुत मेडिटेशन करती थी, बहुत पायस थी, और एकदम से वो गायब हो गई। तो आत्मा हमें बहुत बार दिखती है, एज अ लाइट दिखती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जैसे ही हम अपने प्राण त्यागते हैं, हम उसको एक डिटैच तरीके से देखते हैं। आपके लास्ट में जो प्राण जा रहे हैं उसमें हो सकता है आपको मोमेंटरी पेन हो, लेकिन मेरे हिसाब से पेन जो होता है वो फियर का पेन होता है। मेंटली अगर मैं बोलूं, वो इंसान जिसको पता है मैं 24 घंटे में या 48 घंटे में मरूंगा, वो जो 24 और 48 घंटे होते हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं, क्योंकि इंसान सोचता रहता है। नहीं, मेंटल पेन होता है, इमोशनल पेन होता है, रिग्रेट्स होते हैं, उसको लगता है मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता, या ये ना किया होता। वो जो घंटे हैं उसमें फैमिली को उनको नहीं छोड़ना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए, उनको कहना चाहिए। एक प्रोसेस आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, जब तक हम अपनी लव्ड वन को रिलीज नहीं करते, वो एक आत्मा के रूप में ही इधर भटकते रहते हैं। हम सोचते हैं रिलीज का मतलब है कि हमने उनका संस्कार अच्छे से कर दिया, लेकिन फैमिली को कहना पड़ेगा कि मैं आपको परमिशन दे रहा हूं, आप जाइए, हम आपस में रह लेंगे, हम ये काम कर लेंगे। स्पेशली जो यंग मदर्स होती हैं या यंग फादर्स होते हैं, जब वो चले जाते हैं तो फैमिली कैसे रहेगी, वो सोचते रहते हैं। वो चाहते हैं उनको कोई रोक ले, क्योंकि ये फेमिलियर वर्ल्ड है, इसी में सबको रहना है। दूसरा अनफेमिलियर है। तो अगर हम ये कहते हैं प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ, इधर ही रह, तो वो इधर ही रह जाते हैं। फिर हम जितने मर्जी संस्कार कर लें, तो हमें उनको रिलीज करना चाहिए उस 24 to 48 आवर्स में। आप जाइए, आप आराम से जाइए, आप लाइट में जाइए, हम पीछे से सब मैनेज करेंगे। आपने ये जिंदगी बहुत अच्छी जी, हमें आपकी वजह से बहुत खुशी मिली, अब आप जा सकते हैं। तभी कहते हैं कि किसी की डेथ हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के आगे ज़्यादा रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए फिर पेनफुल होता है कि वो दूसरी दुनिया में जाके मर्ज हो। हाँ, तो डेथ के बाद पहले 13 दिन से लेके 20 दिन तक आत्मा उसी घर में होती है। वो अपने लव्ड वंस को देख रही होती है कि वो रो रहे हैं, उनकी चीज़ों को कैसे रख रहे हैं, उनका क्रियाकर्म कैसे कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहले 13 दिन में उस इंसान की चप्पलें, कपड़े, थाली, कप, ये सब हटा देना चाहिए, ताकि उसका कोई अटैचमेंट पॉइंट ना बन पाए और वो यही ना बस जाए। तो जितना हो सके। और क्या होता है, आप फैमिलीज को देखेंगे, वो बिल्कुल शुरू में चीजें देना नहीं चाहते,
दे वांट टू होल्ड द थिंग्स, क्योंकि उनको प्यार लगता है, यादें होती हैं। तो मैं उनको कहती हूँ आप दे दो, वो कहते हैं नहीं हम नहीं दे सकते, आप कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन वो उनका अटैचमेंट पॉइंट बन जाता है। बहुत बार उनको लगता है मेरे घर में कुछ हिल रहा है, कुछ हो रहा है, क्योंकि वो आत्मा तो गई नहीं। बिल्कुल। तो हमारे क्रिया संस्कार से सिर्फ नहीं आत्माएं रिलीज होती, आत्माएं रिलीज होती हैं जब हम उनको रिलीज करते हैं, अपने कहने से, अपने एक्शन से, ना रोने से, एक्सेप्टेंस से, और खुशी खुशी उनको विदा करते हैं। जिन लोगों के संस्कार नहीं हो पाते, जैसे बहुत सारे लोग लावारिस रह जाते हैं, जिनके रिचुअल्स पूरे नहीं हुए, लास्ट रिचुअल्स पूरे नहीं हुए, क्या उनके साथ कुछ गलत होता है या वो उनको शांति नहीं मिलती? कहते हैं क्या उनको शांति नहीं मिलती? क्या उनके रिचुअल्स पूरे करने चाहिए, जैसे श्राद्ध वगैरह, तर्पण वगैरह, बहुत सारी रिचुअल्स हैं, तो क्या उनके धर्म के मुताबिक उनके रिचुअल्स होने चाहिए एट द एंड उनकी शांति के लिए? बिल्कुल होने चाहिए। ऐसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पूर्वजों के अगर अच्छे से नहीं हुआ हो, उनका रिचुअल्स नहीं हुए हो, तो ऐसे लोगों के कुछ प्लैनेट्स आप चार्ट देख के बता सकते हैं कि आपके पितरों के उसमें गंगा जल नहीं दिया गया था, आपके पितरों के उसमें ठीक से लकड़ी ठीक नहीं थी, आपके पितरों की ठीक से संस्कार नहीं हुए। आपके प्लैनेट्स एक हाउस में बैठे होंगे, वो आपको बताएंगे। कई लोगों को चर्म रोग होता है, स्किन डिजीज होता है, इतना गंदा कि हॉस्पिटल्स में भी उनका कोई इलाज नहीं होता। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट आपके पितरों की ठीक से जो है वो नहीं किया गया। आप कोविड को ही ले लीजिए, बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, है ना। वो तो हम सब ने प्रे किया कि जितना हो सके उतना हो जाए, जैसा हुआ हो, लेकिन श्राद्ध करने फिर बहुत ज़रूरी हैं, उनके रिचुअल्स करने बहुत ज़रूरी हैं, उनके लिए प्रे करना बहुत ज़रूरी है, और शायद डबल एफर्ट डालनी पड़े। लेकिन ये हमारे एक एंसेस्ट्रल कर्स की तरह जनरेशन टू जनरेशन कैरी होता है। अब तुषार मैं आपको इसका एक उल्टा बताती हूँ। कई लोग होते हैं जिनके बच्चे सेटल ही नहीं हो रहे, उनके काम बन ही नहीं रहे। आप मानोगे नहीं, उनके होते होते काम बिगड़ जाते हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, उनका पैटर्न बन गया है जिंदगी का। पितृदोष भी कहा जाता है। हाँ जी। तो एक टाइप का पितृदोष ये होता है कि आपके दाह संस्कार जो है वो ठीक से नहीं हुए। अगर आपको पता चलता है कि मेरा ये केस है, तो आप एक एंसेस्ट्रल क्लियरिंग और पूजा करवा के इसकी शांति कर सकते हैं। नहीं तो ये मैं लोगों को कहती हूँ आपने तो अपना जीवन जी लिया, अभी आपके बच्चों में भी ट्रांसफर होगा। बिल्कुल। फिर क्या करेंगे? तो जरूर इसकी मान्यता है। आप गरुड़ पुराण में भी पढ़ लीजिए, आप सब जगह देख लीजिए, काफी क्लियरली बताया हुआ है कि अगर किसी के संस्कार ठीक से नहीं होते। लेकिन यहाँ मैं स्पिरिचुअलिटी का एक एंगल जरूर ऐड करना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब किसी की डेथ होती है तो उसको एक ऑप्शन मिलती है, क्या आप यहीं रहना चाहते हैं या आप लाइट में जाना चाहते हैं? हर एक को चाहे अकाल मृत्यु हो, चाहे सिर्फ सुसाइड में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुसाइड आप अपनी जान ले रहे हो, आप रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो, आप अपनी जान का, भगवान का, यूनिवर्स का, हायर पावर का तिरस्कार कर रहे हो। उसमें चॉइस नहीं होती, उसमें आपको लोअर प्लेन में ही जाना होता है। तो बाकी सारी उसमें आपके लिए लाइट का पोर्टल नहीं वो एक पनिशमेंट की तरह है। वो आपको पहले हील करेंगे और फिर आपको चॉइस नहीं होती, आपको एक ही टाइप के प्लेन में जाना होता है। इसीलिए सुसाइड की कभी भी कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए, और हमेशा एक ऐसे इंसान को बचाना चाहिए जो सुसाइड करना चाहता है। जहाँ तक ये बात है कि सबको चॉइस मिलती है, कई आत्माएं ये चॉइस नहीं लेती। क्यों? क्योंकि वो बहुत अटैच्ड होती हैं। उनको अपने घर से अटैचमेंट है, अपनी बीवी से अटैचमेंट है, अपने बच्चों से अटैचमेंट है, अपने पैसों से अटैचमेंट है, छोड़कर नहीं जाना, और किसी को तो बदला लेना है। ये किसी भी हालत में कुछ भी साम दाम दंड भेद करके कोई बॉडी पकड़ेंगी। स्पिरिट्स जो होती हैं वो बदला भी ले सकती हैं। बहुत, ऑफ कोर्स हमारा सारा बॉलीवुड आपको दिखाएगा कि ले सकती हैं। यूके में इतने सारे रहे हैं मीडियम्स, है ना। वो सारे आपको दिखाएंगे। ये सारी मूवीज जो बनी है ये बिना किसी ग्राउंड के नहीं बनी। कॉन्जरिंग, द नन, वो जो उसमें दिखाया गया वो सब होता है। मैं इनका नाम नहीं लेती, लेकिन ये सब जो मूवीज बनी हैं, बिकॉज मैं खुद ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पॉइंट हूँ। डेथ स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो अट्रैक्शन पॉइंट्स होते हैं, है ना, हर चीज के लिए। तो ना मैं ये देखती हूँ, मैंने बचपन में शायद एक या दो हॉरर मूवीज देखी होंगी, और उसमें मुझे समझ आ गई कि ये मुझे नहीं देखनी है। इसलिए नहीं कि डर लगता है या कुछ, इसलिए क्योंकि ये इतना सच है कि शायद ये हमारे और आपके जीवन से भी ज्यादा सच पे है। क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करता है? क्योंकि जो भी लोग हॉरर मूवीज देखते हैं
ठीक है, तो क्या वहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि जैसा देखोगे वैसा होने लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल काम करता है, इसीलिए हम अपने बच्चों को कहते हैं कि मत देखो। क्योंकि ना सिर्फ आपकी उस रात की नींद डिस्टर्ब होती है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक दरवाजा खुल जाता है। क्या दरवाजा है ये? ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्या करें? अब छोटा दिमाग है आपका, बच्चे का दिमाग है, वो प्रोसेस नहीं कर पाता। और स्पिरिट को दिखता है, वाओ इसको हमारे में बहुत इंटरेस्ट है, चलो। तो जो आप देखोगे, अगर आप पूरे दिन क्राइम का चैनल देखोगे तो आप वैसी चीजें अट्रैक्ट करोगे, वैसी ही न्यूज देख पाओगे। अगर आप पूरे दिन स्पिरिट्स देखोगे, अगर आप हॉरर मूवीज देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जरूर जुड़ेंगी। तो ये एक वहम नहीं है, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक साइंटिफिक चीज है। तो स्पिरिट्स और सोल्स जो होते हैं, उनके बारे में जैसे ये ऊजा बोर्ड वगैरह होते हैं, ये हमें कभी नहीं करने चाहिए। और आपको पता ही है कि ये सब ऊट पटांग बातें लोग ड्रिंक करके, ये करके दिखाने के लिए, दीज आर नॉट ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस। स्पिरिट्स आर रियल। बहुत सारे लोगों का ये इंटरेस्ट होता है कि वो ऐसी स्टोरीज को करना चाहते हैं, मतलब सुनते हैं और सुनाते हैं। तो मतलब आप ये रिकमेंड कर रहे हैं कि ऐसा ना करें? बिल्कुल ना करें। Spirits are real. Spirits are looking for bodies. Spirits are looking for opportunities. Do not indulge in occult. Do not indulge in Ouija board. Do not call them because sometimes they may not go. वो आ जाएं तो जाएंगी नहीं, फिर आप जिसके मर्जी पास चले जाएं। आप ये जो टेम्पल है हनुमान जी का, मेहंदीपुर बालाजी, वहां जाके देखिए, सालों से लोग अपने ऊपर स्पिरिट लेके बैठे हैं और वो स्पिरिट रिलीज ही नहीं कर रही उनको। अब उनको ये शरीर त्यागना ही पड़ेगा, तभी वो स्पिरिट रिलीज होगी। तो हमें ऐसे डार्क वाटर्स में क्यों हाथ डालना है? और अगर किसी को किसी स्पिरिट ने पजेस कर लिया है और नहीं जा रही है, तो क्या कर सकते हैं वो लोग? मैं बहुत ही क्लियरली आपको ये कहूंगी, इसका कोई भी घरेलू इलाज नहीं है। आपको एक स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए। और आपको आप मेहंदीपुर बालाजी जाएं, किसी के कंसल्ट में जाएं। ऐसे इंसान को आप मेहंदीपुर बालाजी नहीं लेके जा सकते। आपको उसको बेहोश करके, चेन में बांध के, कुछ भी करके लेके जाना होगा। वो अपने आप नहीं जाएगी। वो स्पिरिट आपके घर में पूजा नहीं होने देगी। वो स्पिरिट आपके घर में कोई अच्छा काम नहीं होने देगी। अच्छा, डेथ की हम बात कर रहे थे। डेथ के बाद हम रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और सारे रिचुअल्स हो जाने के बाद हम ये मानते हैं कि वो उस लाइट में चले गए हैं। लेकिन कैसे हम पता करें कि हमने जो रिचुअल्स किए, क्या वो उनको रिसीव हुए? क्या हमने जिस मोटिव के साथ ये सब किया कि वो एक अच्छी दुनिया में जाएं, उनकी आगे की ज़िंदगी अच्छी हो, क्या ये सब हम पता कर सकते हैं कि उनकी अच्छी ज़िंदगी है, अब आगे की जो भी ज़िंदगी है, जहाँ भी वो गए हैं? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझसे सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमारे रिचुअल्स में कोई कमी तो नहीं रह गई, क्या हमारे पूर्वज लाइट में चले गए? तो इसके कुछ साइंस हैं। पहला साइन ये है कि आपको उनके कभी भी बुरे सपने नहीं आएंगे। सपने ना आना भी एक साइन है। कई लोग बहुत दुख में कहते हैं कि हमें तो कोई सपना ही नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारी मदर हमें याद नहीं कर रही। नहीं आ रहा आपको सपना, बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब वो शायद आगे बढ़ गई हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको आपसे अफेक्शन नहीं है। इसका ये मतलब है कि वो आगे बढ़ गई हैं। ठीक है। थर्ड साइन इसका ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं होती। हर कोई रोता है, हर एक का एक ग्रीफ का एक पीरियड होता है, लेकिन कई लोगों को ग्रीफ के साथ एक अजीब सी एंग्जाइटी होती है। उनको लगता है कि उनके साइड पे कोई है। उनको लगता है कि वो अपने मदर के परफ्यूम को स्मेल कर सकते हैं। उनको लगता है कि उनको अपने फादर का सिगार का धुआं स्मेल हो रहा है। कई लोगों को लगता है कि रात को अलमारी खुली। इसका मतलब है कि वो अभी भी यहाँ हैं। तो अगर आपको ये साइंस दिख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई एक एंग्जाइटी है जो आप ग्रीफ से निकल ही नहीं पा रहे, पीरियड भी खत्म हो गया, तो इसका मतलब वो लाइट में नहीं गए। एक और साइन है कि वो लाइट में जब जाते हैं वो आपको हैप्पी सिग्नल्स देंगे, आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होंगी और आपको सडनली लगेगा कि ये उनकी वजह से हुई हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। अगर आपके घर में आके कौवे रोटी खा लेते हैं या बार बार आते हैं और लेकिन आप उनको फीड कर रहे हैं और फिर वो चले जाते हैं, ये भी एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर कौवे बहुत कर्कश आवाज़ कर रहे हैं और जा ही नहीं रहे, रोज़ रोज़ आ रहे हैं, इसका मतलब वो लाइट में नहीं गए हैं। अगेन आई वॉन्ट टू रीइटरेट द फैक्ट दैट हमारे रिचुअल्स ही सिर्फ नहीं हैं जो किसी को लाइट में डालते हैं, ये सोल की अपनी चॉइस भी है। अच्छा, पुनर्जन्म किसी को मिल गया, ठीक है, हमने सारे रिचुअल्स किए, वो लाइट में चले गए और कोई और जन्म उनको मिल गया,
उसके बाद जो हम श्राद्ध करते हैं या हम जो आगे के रिचुअल्स साल दर साल करते रहते हैं, बरसी करते हैं, बाकी के रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि वो तो लाइट में चले गए और उनका तो जन्म हो गया, तो फिर वो हम किसके लिए कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो जब भी कोई सोल जन्म लेती है वो एक मास्टर ग्रिड 5th डायमेंशन में रह जाती है। आप ऐसे सोचिए कि एक बहुत बड़ी सी कोई क्रिस्टल है, बहुत बड़ी सी कोई चीज़ है, उसका एक पार्ट एक जगह जन्म ले लिया। ऐसे हमारे 7 जन्म तो मैंने आपको बताया ही था, 7 हमारे अवतार अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में हैं, है ना। तो मास्टर जो होता है वो कहीं जाता नहीं है, वो पूरी की पूरी सोल एक जन्म नहीं लेती, सोल का एक पार्ट जन्म लेता है। अब आपका क्वेश्चन है कि अगर वो लाइट में चले गए तो हम ये कर किसके लिए रहे हैं? क्योंकि एक एंसेस्ट्रल लीनिएज होती है, एक एंसेस्ट्रल ट्री होता है। वो लोग फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, पर उनकी ख्वाहिशें, उनके डर सब एग्जिस्ट करते हैं इस एनर्जी के फॉर्म में। अब आपको कोई ब्लेसिंग्स देता है, बताइए कैसे देता है? आई थिंक सिर्फ ये इमोशन है जो ट्रांसफर हो गया एनर्जी की तरह। आपने कभी ब्लेसिंग की शक्ल देखी है? नहीं। आपको क्या पता ब्लेसिंग है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है कि हाँ ये एक एनर्जी है। वैसे ही उनकी ब्लेसिंग्स, उनके कर्सेस, उनकी अनमेट डिजायर्स, उनकी ख्वाहिशें, उनके सपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, ये एक एनर्जेटिक लाइन चली आ रही है हर इंसान के लिए। आप जो तर्पण करते हैं, आप जो श्राद्ध करते हैं, वो इस एनर्जेटिक लाइन से ब्लेसिंग्स लेने के लिए करते हैं। ओके। क्योंकि आप सिर्फ उनसे उनके अच्छे नहीं देख रहे, आप ये भी देख रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स में क्या फियर्स थे। कई फैमिलीज बहुत रिस्क एवर्स होती हैं, वो कहती है नहीं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, जॉब करनी है, 9 to 5 करनी है, कम पैसे मिले, बिजनेस नहीं करना। उन्होंने पहले कुछ गंदा देखा होता है, लेकिन आपको बिजनेस करना है, अब आप क्या करोगे? तो जब आप उनका तर्पण करते हो, आप उनको बोलोगे कि आपके फियर्स भी लाइट में चले जाएं, मैं अपने फियर्स भी लाइट में डाल रहा हूँ, आपकी जिंदगी आपकी थी, मेरी जिंदगी मेरी है, आप मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए कि मेरा बिजनेस सफल हो। सो एंसेस्टर्स की हम 3rd डायमेंशन बॉडी की तरह ही नहीं देखते कि मेरी मदर का बर्थ हो गया तो मैं उनके लिए तर्पण करके उनको क्या फायदा होगा। एक एनर्जी है, आपके एंसेस्टर्स दोनों तरफ से एक एनर्जेटिक लाइन लेके आ रहे हैं। तो आप उस एनर्जी की पूजा कर रहे हैं, उस एनर्जी से ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। तो यानी कि जो भी लोग बाद में श्राद्ध करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सस्टेन कर रही है वो एनर्जी, जो आपको या आशीर्वाद दे रही है, वो आपसे खुश हो रही है और वो आपके काम बना रही है, आपको डरा रही है, या तो मत करो बिल्कुल, या फिर आपको वो एक आशीर्वाद देकर जा रही है कि आपके सारे काम बनते रहें। कहते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद जीते जी भी और उनके मरने के बाद भी। ये एक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू डॉक्टर मनमीत, हमें समय देने के लिए। और ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी चीजें हैं जो कोई भी क्लियरली समझा नहीं पाता, लॉजिकली नहीं समझा पाता, इसीलिए हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है और हम आपके पास आते हैं। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू।